जापान का मृत्युदंड सिस्टम दुनिया के कई देशों से बहुत अलग है। ये गोपनीयता के पर्दे में छुपा हुआ है। जहां अमेरिका जैसे देश अपनी फांसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हैं, वहीं जापान में ये काम खुलेआम नहीं होता। 2010 में दुनिया को इस छुपे हुए सिस्टम की एक झलक मिली, जिससे एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई। अमेरिका में कानूनी नियम सुनिश्चित करते हैं कि फांसी जनता की नजर में हो। सजा सुनाने से लेकर फांसी देने के तरीके तक सब कुछ न्यायिक समीक्षा और मीडिया कवरेज के अधीन होता है। लेकिन जापान का तरीका इसके बिल्कुल उलट है। जापानी सरकार फांसी से जुड़ी जानकारी पर कड़ा नियंत्रण रखती है। फांसी का समय, तरीका और यहां तक कि सालाना कितने लोगों को फांसी दी जाती है, ये सब राज की बातें हैं। बिना जनता की निगरानी के गलती और दुरुपयोग की संभावना बहुत बढ़ जाती है। सोचिए, हर दिन अनिश्चितता में जीना, ये जानते हुए कि आपकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। जापान में मौत की सजा पाए कैदियों की यही भयानक हकीकत है। कई देशों में कैदियों को पता होता है कि उनकी फांसी कब होगी, लेकिन जापान में कैदियों को अनिश्चित काल के लिए रखा जाता है और फांसी की सूचना बहुत कम समय पहले दी जाती है। टॉमी ओहटो का केस देखिए। 26 जुलाई 2022 को उन्होंने टोक्यो डिटेंशन सेंटर में 14 दर्दनाक साल बिताए, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। 2011 में मौत की सजा पाए ओहटो की कहानी जापान के मौत की सजा सिस्टम के मानसिक अत्याचार को दिखाती है। ओहटो जैसे कैदी हमेशा एक अनिश्चितता में जीते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अगला सूरज उनके लिए आखिरी होगा या नहीं। इस अनिश्चितता का कैदियों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जापान की न्याय व्यवस्था की खामियां, गलत सजा और फांसी के दर्दनाक मामलों में साफ दिखाई देती है। यह एक ऐसा पहलू है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। 2 नाम इतिहास में गूंजते हैं जो इस सिस्टम की गलतियों की याद दिलाते हैं: मेंडा साका और इवा हाकामादा। इन दोनों की कहानियां न्याय की विफलता की गवाही देती हैं। मेंडा साका ने एक ऐसे जुर्म के लिए 34 साल मौत की कोठरी में बिताए जो उसने किया ही नहीं था। उसकी जिंदगी के ये साल अंधेरे और निराशा में डूबे रहे। उसका दुःस्वप्न 1984 में खत्म हुआ, किसी माफी से नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर के कबूलनामे से। यह कबूलनामा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अफसर ने माना कि उसने वो सबूत छुपाया था जो साका को बेगुनाह साबित कर सकता था। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था जिसने न्याय प्रणाली की खामियों को उजागर किया। इवा हाकामाडा का मामला भी उतना ही परेशान करने वाला है। उसकी कहानी भी अन्याय और पीड़ा की एक लंबी गाथा है। 4 दशक से ज्यादा मौत की कोठरी में बिताने के बाद हाकामाडा को 2014 में रिहा किया गया। उसके खिलाफ सबूतों पर गंभीर संदेह के कारण उसकी सजा रद्द कर दी गई। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन बहुत देर से आई। उसका केस झूठे सबूत और अभियोजन पक्ष के गलत कामों के आरोपों से भरा है, जो एक ऐसे सिस्टम पर से भरोसा और कम करता है जो न्याय की बात करता है। यह एक गंभीर मुद्दा है जो सुधार की मांग करता है। ये मामले अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी समस्या का हिस्सा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है और न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जापान की गोपनीयता कोर्टरूम से आगे बढ़कर फांसी कक्ष तक जाती है। यहाँ मौत की सजा एक भयानक रस्म और बेरुखी से दी जाती है। फांसी की प्रक्रिया खुद ही गोपनीयता में डूबी हुई है, जो पहले से ही विवादास्पद प्रथा में चिंता की एक और परत जोड़ती है। कैदी को फांसी से पहले एक पादरी या धार्मिक सलाहकार से मिलने की अनुमति दी जाती है। अंतिम सजा से पहले का एक छोटा सा सुकून का पल। फिर कैदी को फांसी कक्ष में ले जाया जाता है और सादा कमरा जहां राज्य अपनी सबसे कड़ी सजा देता है। यहाँ कैदी 3 बटन सिस्टम की भयानक हकीकत का सामना करता है। 3 जल्लाद तैयार खड़े होते हैं। एक के सामने एक बटन होता है। केवल एक बटन ही फंदा खोलता है, लेकिन उस जल्लाद की पहचान जिसने घातक झटका दिया अज्ञात रहती है। यह सिस्टम हालांकि जिम्मेदारी को बांटने के लिए बनाया गया है, लेकिन जल्लादों पर इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में गंभीर नैतिक प्रश्न उठाता है। फांसी के आसपास की पारदर्शिता की कमी और इस प्रक्रिया की अमानवीय प्रकृति जापान के मृत्युदंड के दृष्टिकोण के बारे में गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करती है। और इस प्रक्रिया की अमानवीय प्रकृति जापान के मृत्युदंड के दृष्टिकोण के बारे में गंभीर नैतिक चिंताएं पैदा करती है। इस अध्याय में हम जापान के मृत्युदंड सिस्टम को अन्य देशों के साथ तुलना करेंगे और देखेंगे कि यह कैसे अलग है। जापान के मृत्युदंड सिस्टम की गंभीरता को पूरी तरह समझने के लिए इसे दुनिया के नजरिए से देखना जरूरी है। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि जापान का दृष्टिकोण कितना अनूठा है। जापान की प्रथाओं की तुलना अन्य देशों, खासकर विकसित लोकतंत्रों और मजबूत मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों से करने पर न्याय के प्रति मूल्यों और दृष्टिकोणों में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। यह अंतर न केवल कानूनी प्रक्रियाओं में है,
बल्कि समाज के दृष्टिकोण में भी है। 2018 में जापान ने 15 कैदियों को फांसी दी। हालांकि यह संख्या अमेरिका जैसे देशों की तुलना में कम लग सकती है, जिसने उसी साल 25 लोगों को फांसी दी थी, लेकिन यह तुलना पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। लेकिन हत्या की दरों में अंतर एक अलग कहानी बताता है। अमेरिका में हत्या की दर जापान से कहीं अधिक है, जो इस तुलना को और भी जटिल बनाता है। जापान में अमेरिका से बहुत कम हत्याएं होती हैं, फिर भी दोनों देश मृत्युदंड का इस्तेमाल करते हैं। यह विरोधाभास विचारणीय है, हालांकि बहुत अलग तरीकों से। जापान में मृत्युदंड की प्रक्रिया गुप्त और कठोर होती है, जबकि अमेरिका में यह अधिक सार्वजनिक और विवादास्पद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार 2030 तक 100 से ज्यादा देशों ने मृत्युदंड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, इसे मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हुए। यह निर्णय मानवाधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कई और देशों ने फांसी पर रोक लगा दी है, जो मृत्युदंड से दूर एक वैश्विक बदलाव का संकेत है। न्याय प्रणाली में मानवता और सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि जापान विकसित देशों के बीच एक अलग थलग देश बना हुआ है, जो एक ऐसी प्रथा से चिपका हुआ है जिसे व्यापक रूप से अमानवीय और अपरिवर्तनीय माना गया है। यह स्थिति जापान के लिए एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा है, जिसे हल करने के लिए गंभीर विचार विमर्श की आवश्यकता है। जापान में मृत्युदंड को काफी जन समर्थन प्राप्त है, एक ऐसा कारक जिसे सरकार अक्सर इसके निरंतर उपयोग के औचित्य के रूप में उद्धृत करती है। हालांकि इस मुद्दे पर जनमत और राजनीतिक इच्छा शक्ति के बीच का रिश्ता जटिल है। हालांकि मृत्युदंड के लिए जन समर्थन ज्यादा है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि लोगों का नजरिया बदल रहा है, खासकर युवा पीढ़ी में। 2019 के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 80% से ज्यादा जापानी नागरिक मृत्युदंड का समर्थन करते हैं। इस उच्च स्तर के समर्थन को अक्सर प्रतिशोधी न्याय में गहरे विश्वास और इस धारणा के लिए माना जाता है कि मृत्युदंड गंभीर अपराध को रोकता है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह समर्थन गलत जानकारी और मृत्युदंड के विकल्पों के बारे में जागरूकता की कमी पर आधारित है। मजबूत जन समर्थन के बावजूद राजनीतिक सुधार के कुछ, यद्यपि सीमित, प्रयास हुए हैं। 2009 में शुरू किए गए नागरिक न्यायाधीशों की भूमिका से जापान में मृत्युदंड का मुद्दा और जटिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय निंदा और सुधार की मांग। मृत्युदंड के प्रति जापान की दृढ़ प्रतिबद्धता ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और उसके कई करीबी सहयोगियों की तीखी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सभी ने जापान के मृत्युदंड सिस्टम की निंदा की है, जिसमें उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और निर्दोष लोगों को फांसी दिए जाने के जोखिम के बारे में चिंता जताई गई है। ये संगठन तर्क करते हैं कि मृत्युदंड सभी परिस्थितियों में जीने के अधिकार का उल्लंघन है, जैसा कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निहित है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार बार जापान से मृत्युदंड को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में पहले कदम के रूप में फांसी पर रोक लगाने का आग्रह किया है। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद जापान अपनी न्यायिक नीतियां तय करने के अपने अधिकार का बचाव करते हुए काफी हद तक अडिग रहा है। जापान के मृत्युदंड सिस्टम का एक सबसे परेशान करने वाला पहलू मौत की कोठरी में नाबालिगों की मौजूदगी है। यह प्रथा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में निंदा की है, 18 साल से कम उम्र के लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए फांसी पर रोक लगाने के वैश्विक चलन के बिल्कुल विपरीत है। बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन, जिसे जापान ने 1974 में मंजूरी दी थी, 18 साल से कम उम्र के लोगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड के इस्तेमाल पर स्पष्ट रूप से रोक लगाता है। नाबालिग अपराधियों को लगातार फांसी दिए जाने से जापान की न्याय व्यवस्था पर एक काला साया पड़ता है। यह सुधार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के साथ तालमेल बिठाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। चुप्पी तोड़ना, एक और मानवीय दुनिया के लिए कार्रवाई का आह्वान। जापान का गुप्त मृत्युदंड सिस्टम मानवाधिकारों की नाजुकता और अन्याय की हमेशा मौजूद संभावना की एक कठोर याद दिलाता है। पारदर्शिता की कमी, मौत की सजा पाए कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार और गलत सजाओं का सिलसिला सामूहिक कार्रवाई का आह्वान करता है। जब जिंदगियां अंधेरे में खत्म हो रही हों, तो हम चुप नहीं रह सकते। जापान के मृत्युदंड सिस्टम के आसपास की चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है। हमें जापानी सरकार से पारदर्शिता, जवाबदेही और मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाना जारी रखना चाहिए, जापान से मृत्युदंड को खत्म करने और अपनी न्याय व्यवस्था को मानवीय गरिमा के वैश्विक मानकों के साथ मजकूने का आग्रह करना चाहिए। न्याय की इस लड़ाई में हम सभी की भूमिका है। आइए हम सब मिलकर अटूट दृढ़ संकल्प के साथ सभी के लिए एक और न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया बनाएं।